बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज़ टू उसका ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्टिगेट अ लीवर प्रिंसिपल। तो हमें जो ऑपरेटर्स रिक्वायर है इस प्रिंसिपल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो कुछ ये हैं। एक हमें इंडिकेटर स्केल इंडिकेटर ब्लॉक चाहिए। देन वी नीड द वेट हैंगर, बीम स्टिक विद स्केल एंड द लिविंग फुट। सो इससे पहले कि हम इसके प्रोसीजर की तरफ जाएं, हम पहले लीवर्स के बारे में पढ़ेंगे। लीवर होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसको किस काम के लिए यूज़ करते हैं। इस सारी डिटेल के बाद हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि लीवर होता है क्या। तो लीवर हमारे पास एक सिंपल मशीन है। उसका काम क्या है, उसको बनाया गया था ताकि वो हमारे जो काम है उनको ईजी कर सके। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो लीवर जो होता है वो हर लीवर जितने भी टाइप्स पड़ेंगे उसमें हर लीवर एक रिजिड बार होता है। रिजिड बार पे कंसिस्ट करता है और वो बार ऐसी होती है कि वो एक फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द टर्न कर सकती है। दिन जब लीवर को पढ़ा जा रहा होता है तो कुछ टर्म्स होती हैं जो लीवर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। सबसे पहले लोड, जो भी वेट, हमारा मकसद है कि हम इस वेट को लिफ्ट अप करें, वो हमारा लोड होगा। फिर फुलक्रम वो पॉइंट होता है, हमने कहा है कि कंस्ट्रक्शन में बोला है कि एक रिजिड बार होती है जो कि कैपेबल होती है अपने एक फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द टर्न करने की। तो वो जो फ़िक्स पॉइंट है उसको फुलक्रम या पिवट पॉइंट कहा जाता है। फिर जो हम इनपुट पे एफर्ट फोर्स लगाते हैं ताकि इस लोड को लिफ्ट करें, उसको एफर्ट कहा जाता है। फुलक्रम से लोड तक के डिस्टेंस को लोड आर्म कहते हैं और फुलक्रम से एफर्ट तक के डिस्टेंस को एफर्ट आर्म कहा जाता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको समराइज़ करते हैं कि लीवर क्या होता है। एक सिंपल मशीन है जो हमारे काम को ईजी करती है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक रिजिड बार होगा जो एक फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द टर्न कर सकता है। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड टर्म्स की बात की है कि लोड क्या होता है, फुलक्रम क्या होता है, एफर्ट आर्म, लोड आर्म क्या होता है। अब हम ज़रा इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीवर को समझने से पहले हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं एक बेसिक लीवर की, जिसमें हमारे पास एक फुलक्रम है, यानी ये वो पिवट पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये जो बार है ये मूवेबल है और रोटेट कर सकती है। तो हमने क्या करना है कि इस फुलक्रम के ऊपर एक जो बार है उसको रखना है। एक तरफ लोड को अप्लाई किया जाता है और एक तरफ एफर्ट को। जब लोड को अप्लाई करेंगे तो इसमें इधर कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस सिमत में, और जब एफर्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो इससे अपोजिट सिमत में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो यहीं से हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं, जो कि लीवर का बेसिक प्रिंसिपल है। लीवर इस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे बेस करता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये कहता है कि जब ये हमारे पास ये जो बार है ये जब इक्विलिब्रियम की हालत में होती है तो जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, यानी कि जितना लोड की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, जिस सिमत में आपकी घड़ी की सुई चल रही होती है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। तो जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है लोड की वजह से वो एट इक्विलिब्रियम स्टेट इक्वल होता है टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सारे इस सिमत में बेशक डिफरेंट वेट्स को ले लो, उनके जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐड कर दो, तो अगर ये बॉडी स्टेबल या इक्विलिब्रियम की हालत में है तो उस पोजीशन पर जो लोड की वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो बराबर हो जाता है टू द मूवमेंट ऑफ द एफर्ट, यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फिर एक कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि हमेशा जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उनको नेगेटिव लिया जाता है और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उनको पॉजिटिव लिया जाता है। आगे चल के बताऊँगी कि इसको नेगेटिव और पॉजिटिव लेना क्यों ज़रूरी है। सो हमने जो ये स्टेट किया है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हम इसको सिंपल लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि जो मूवमेंट लोड प्रोड्यूस करता है इक्विलिब्रियम पर स्टेट में उतना ही मूवमेंट ऑफ एफर्ट होता है। दोनों एक दूसरे के बस अपोजिट होंगे, लेकिन ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। सो जो इसको इसी वर्डिंग को हम यूँ भी कह सकते हैं कि लोड का जो फुलक्रम से डिस्टेंस है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। लेकिन ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं है तो या क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी उस सिमत में रोटेट कर जाएगी, या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी उस सिमत में रोटेट कर जाएगी। सो अगर हम इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज जो मूवमेंट ऑफ लोड है उसको मूवमेंट ऑफ एफर्ट की इक्वल होना चाहिए।
ये नहीं होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है, बल्कि एक किसी डायरेक्शन में वो रोटेट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मोमेंट ऑफ एफर्ट ज़्यादा है तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं रहेगी, बॉडी इस सिमत में रोटेट कर जाएगी। इसी तरह अगर इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है तो लोड का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा है तो बॉडी इस सिमत में रोटेट कर जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहे तो इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में ऑब्वियस सी बात है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन के ऑपोजिट होंगे। इसी लीवर के प्रिंसिपल को यूज़ करके मशीन का एडवांटेज और मैकेनिकल एडवांटेज और डिफरेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता है कि एफर्ट जो है वो कितने पॉइंट दूर लग रही है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमें अगर 3 चीज़ें गिवन हो तो हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करके वी कैन फाइंड द अननोन थिंग। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिस पर हमने 490 का लोड अप्लाई किया हुआ है और जो एफर्ट है वो 7 न्यूटन की, और साथ में दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ द फुलक्रम फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लोड, यानी कि लोड आर्म का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। लोड आर्म कितना है 10 मीटर। हमें कहा गया है कि मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करें। मैकेनिकल एडवांटेज से पहले हम फाइंड करेंगे कि एफर्ट आर्म क्या है। तो वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसको ज़रा अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, यानी कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में हमने रखना है तो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। हमें एफर्ट गिवन है, एफर्ट आर्म नहीं गिवन है, उसके बाद लोड हमें पता है, लोड आर्म गिवन है। इन सारी वैल्यूज़ को पुट करें तो यहाँ से हम एफर्ट आर्म को निकाल लेते हैं। मज़ीद अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहते हैं लीवर का तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। एफर्ट आर्म को हमने निकाल लिया है, डिवाइडेड बाई लोड आर्म की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज और लीवर आ जाता है। सो इस तरह न्यूमेरिकल्स को, इस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को यूज़ करके जितने भी लीवर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं 3 क्लासेस ऑफ लीवर। तो हमें पता है कि लीवर 3 चीज़ों पे कंसिडर करता है। नंबर 1 एफर्ट, नंबर 2 फुलक्रम और नंबर 3 लोड। तो डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन हम लीवर को 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। क्लास 1 में ऐसा होता है कि हमारा जो फुलक्रम होता है वो मिडल पे लाई करता है, एक तरफ एफर्ट और एक तरफ लोड लगाया जाता है। क्लास 2 में हमारा लोड दरमियान में होता है और जो फुलक्रम होता है वो एक साइड पे और एफर्ट दूसरी साइड पे अप्लाई की जाती है। सो इस तरह पोजीशन को वेरी करके 3 क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। थर्ड क्लास में हमारी जो एफर्ट होती है वो मिडिल में होती है। तो इसको हम एक कोड वर्ड बना लेते हैं ताकि हमें क्लासेस की जब भी बात करनी हो तो हम इसमें कंफ्यूज ना हो। सो वी विल मेक द कोड वर्ड ऑफ FLE फ्ली, यानी कि अगर फुलक्रम दरमियान में होगा तो दैट इज़ द क्लास 1, अगर लोड दरमियान में होगा दैट इज़ क्लास 2, एंड अगर हमारे पास एफर्ट दरमियान में होगी तो वो लीवर की क्लास 3 बन जाती है। सो इस तरह 3 क्लासेस में लीवर को डिवाइड कर दिया जाता है। उसी कोड को मैंने FL और E की फॉर्म लिख दी है, यानी कि क्लास 1 में हमारे पास जो फुलक्रम है वो सेंटर पे होता है, क्लास 2 में हमारे जो लोड होता है वो सेंटर पे होता है और क्लास 3 में एफर्ट जो होती है वो सेंटर पे होती है। अब अगर हम ऐसा लीवर बनाना चाह रहे हैं कि जो हम इनपुट पे फोर्स दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर दैन 1 होगा। कंडीशन ये, और इस कंडीशन को कब अचीव किया जा सकता है? अगर हम एफर्ट आर्म को बढ़ा दें तो रिजल्टेंट जो हमारा लीवर बनेगा वो फोर्स को मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। सेकंड, अगर हम ऐसे लीवर बनाना चाहते हैं जो कि वेलोसिटी को इंक्रीज़ करे तो इस केस में मैकेनिकल कंडीशन ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी लेस दैन 1, और इसको अचीव करने के लिए हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, और ये लेस दैन 1 कब आ सकता है? जब एफर्ट आर्म जो है वो छोटी हो एज़ कम्पेयर टू लोड से। थर्ड ये है कि अगर हम ऐसे चाहते हैं कि एफर्ट की डायरेक्शन, अगर लेफ़्ट पे हम एफर्ट लगा रहे हैं तो वो उसकी डायरेक्शन को राइट पे शिफ्ट करते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज कंडीशन ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी 1, यानी कि जितना एफर्ट आर्म है उतना लोड आर्म होगा, तभी हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा। और इस केस में जो लीवर बनेगा वो काम ये करेगा कि वो एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। कि लीवर से जो काम हमने लेना है वो उन 3 कंडीशंस की बेसिस पे हम देखेंगे। कि अभी पहली एग्जांपल ये देखते हैं कि हमारे पास लोड है और हम चाहते हैं कि इस लोड को उठाया जाए कम एफर्ट लगा के। तो मुझे ये कंडीशन ज़हन में रखनी है कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करे तो इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर दैन 1, यानी कि जो एफर्ट आर्म है वो बड़ी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू लोड आर्म, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और तभी जो लीवर में बना पाऊँगी वो काम करेगी फोर्स मल्टीप्लायर।
अब इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये लोड है जिसको मैं लिफ़्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कम से कम एफ़र्ट लगा के मैं इस लोड को लिफ़्ट कर दूँ। तो मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा लीवर बनाऊँगी जिसमें एफ़र्ट आर्म बड़ी होगी, लोड आर्म कम होगी, और इस केस में एफ़र्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म मैकेनिकल एडवांटेज देता है और दैट वुड बी ग्रेटर दैन 1। रिजल्टेंटली मुझे कम एफ़र्ट लगा के ये ज़्यादा लोड उठा रही हूँ, यानी कि ये एज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा। सो इस तरह जो काम निकलवाना है लीवर को, वो 3 कंडीशन को ज़हन में रख के, तो लीवर की 3 डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इस केस में ये एज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर काम कर रहा है। ये चीज़ मैंने लिख दी है कि अगर एफर्ट आर्म ग्रेटर होगी तो हमें कम एफर्ट चाहिए होगी, अगर लोड आर्म ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा एफर्ट चाहिए होगी टू लिफ्ट द लोड। ठीक है, तो इस वजह से ये फलक्रम है जिसके इर्द गिर्द ये लीवर मूव कर सकता है। यहाँ पे कोई भी पत्थर रखने अगर, तो ऐसी अगर हमारे पास एक टिक के शेप का लीवर हो, जहाँ पे अगर हम फलक्रम बना दें कोई भी पत्थर वगैरह रख के, ताकि वो इसके इर्द गिर्द मूव कर सके। और जहाँ पे अगर लोड हो तो लोड का फलक्रम से डिस्टेंस कम है और एफर्ट का फलक्रम से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस केस में मैंने ऐसा लीवर बना लिया है जो कि मेरे काम को आसानी करेगा, यानी कि एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देगा। मैं कुछ एग्जांपल सामने रख रही हूँ और जो कोई भी वीडियो देख रहा है वो इस वीडियो को जहाँ पे पॉज करेंगे और इसमें आइडेंटिफाई करेंगे इन सारी पिक्चर्स को 1 बाय 1 करके कि ये लीवर की कौन सी क्लास बन रही है। सो रिमेंबर द कोड FLE एंड अप्लाई ऑन ईच पिक्चर, यू विल गेट द आंसर। मैं इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में सामने दिखा देती हूँ और अपने आप को आप इवेल्युएट खुद कर लें। ये उसके आंसर्स हैं। कॉलम 1 में तीनों एग्जांपल्स क्लास 1 के लीवर हैं। क्यों? क्योंकि तीनों एग्जांपल्स में फलक्रम मिडल पे लाई कर रहा है और हम पढ़ के आए हुए हैं कि जब भी फलक्रम दरमियान में होगा तो वो क्लास 1 का लीवर कहलाता है। अब क्लास 2 के लीवर में तीनों एग्जांपल्स सेकंड कॉलम में मौजूद हैं और जिसमें हम देख रहे हैं कि फलक्रम और एफर्ट साइड्स में और जबकि लोड जो है वो दरमियान में है। तो ये हमारे पास रियल लाइफ में इस तरह 3 एग्जांपल्स सामने दिखाई गई हैं जो कि क्लास 2 लीवर है, उससे बिलोंग करती हैं। क्लास 3 लीवर की एग्जांपल्स हमारे पास थर्ड कॉलम में दिखाई गई हैं, जिसमें एफर्ट ग्रीन जो फोर्स से रिप्रेजेंट की गई है, दैट इज़ द एफर्ट मिडल में है, एक तरफ लोड और सेकंड तरफ हमारे पास फलक्रम है। सो इस तरह हम रियल लाइफ में लीवर के 3 क्लासेस को देखते आ रहे हैं। तो प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना, हमने अरेंज करना ऑपरेटर्स को। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से मुताबिक लेफ़्ट साइड पे 2 वेट्स को अटैच करते हैं या फिर राइट साइड पे 2 वेट्स को अटैच करते हैं और दूसरी तरफ 1 वेट को अटैच करते हैं। और हमने उनकी पोजीशन को वेरी करके ऐसी कंडीशन अचीव करनी है कि ये तीनों वेट्स यानी कि 2 एक साइड पे हों और एक साइड पे हो। हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ताकि बॉडी किसी एक सिमत में रोटेट ना करे। इसके ऑपरेटर्स को देखा जाए तो ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से दिखता है। हमारे पास एक स्टैंड है जिसके मिडल पे फुलक्रम मौजूद है और स्टैंड के ऊपर हमने एक स्केल नुमा बार को अटैच किया हुआ है। जो स्केल है वो लेफ़्ट साइड पे भी 0 to 100 तक वेरी कर रहे हैं। फुलक्रम से लेफ़्ट साइड तक डिस्टेंस जो वो 0 to 100 सेंटीमीटर है और इसी तरह 0 to 100 है टूवर्ड्स राइट। इसके ऊपर जो हर हैंगर है उसका वेट होता है 40 ग्राम्स और इस हैंगर्स की मदद से हमने इस पे वेट को अटैच करना है। 2 वेट्स को लेफ़्ट साइड पे अटैच कर दें या 2 को राइट पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और राइट साइड पे 1 वेट को अटैच कर दिया जाए। यहाँ पर एक गलती है कि ये जो राइट साइड पे हैंगर है उसका वेट भी है, तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए इस हैंगर को उतारना होगा बिकॉज़ ये हमारी कैलकुलेशन को वेरी कर सकता है। सो इस तरह 2 वेट्स को लेफ़्ट साइड पे अटैच करके और 1 को राइट साइड पे अटैच करना है और इंडिकेटर से हमने डिस्टेंसेस को मालूम करना है। फुलक्रम से डिस्टेंस को कैसे इस तरह से रखना है कि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट को। फिर हमने फुलक्रम से पहले लोड का डिस्टेंस, फिर फुलक्रम से सेकंड लोड का डिस्टेंस मालूम करना और इसी तरह राइट साइड पे भी हमने डिस्टेंसेस को मालूम करना है। बस ये ज़हन में रखने के हर हैंगर का जो वेट है वो 40 ग्राम्स है और इसी तरह जो हैंगर होल्डर का वेट 40 ग्राम और हर हैंगर का भी कुछ वेट है, उनको भी काउंट हमने करना है। और ये जो इस साइड पे एक हैंगर है इसको उतारना पड़ेगा ताकि रीडिंग हमारी एक्यूरेट है। और हमने फिर इन डिस्टेंसेस को मालूम करने हैं और लोड्स को मालूम कर देना है।
एक साइड पे जो जहाँ पे ज़्यादा लोड है उसको लोड वेट है उसको लोड का नाम देते हैं, और जिस तरफ कम है उसको एफर्ट का नाम देते हैं, और इस तरह कम एफर्ट लगा के ज़्यादा लोड को हमने लिफ्ट अप करना है। हमारा एक्सपेरिमेंट बस इतना सा ही है। के लिए हम क्या करेंगे कि लोड कितना था और उसका फुलक्रम से डिस्टेंस कितना था, इसी तरह सेकंड लोड कितना था और उसका डिस्टेंस कितना था, और थर्ड लोड कितना था और उसका डिस्टेंस कितना था। अब देख लेना है कि थर्ड लोड फॉर एग्जांपल हमने राइट पे की तरफ एक लोड लिया और लेफ़्ट की तरफ दो लोड लिए मैंने, तो इनकी वजह से एंटी क्लॉक 1 और 2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और थर्ड की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो उसके बाद हमने एक डिस्टेंस तो जहाँ पे आ गए, अब हमने वेरीफाई करना है कि ये हमारे जो कैलकुलेटेड है और जो अगर थ्योरेटिकली में ये करें तो दोनों में कितनी वेरिएशन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम वही फार्मूला लगाएंगे कि मूवमेंट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो देख लेना है कि F1 X1 अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसी तरह F2 X2 यानी कि सेकंड लॉ जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का सम कर देना है इज इक्वल्स टू अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट ये प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से एक को सपोज कर लेने कि हमें सपोज करें कि ये नहीं मालूम, बाकी चीज़ें जो हमने कैलकुलेट की हुई उनको पुट करके तो एक X3 हमारे पास ये आएगा। फिर हमने क्या करना है कि जो X3 ये आया और एक जो X3 हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है, दोनों को आपस में कंपेयर करना है कि दोनों में परसेंटेज एरर कितना आ रहा है। परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल माइनस कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाई एक्चुअल मल्टीप्लाई बाई 100। एक्चुअल एक जो कैलकुलेटेड है यानी कि जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, और एक जो एक्सपेरिमेंटली हमने एक्चुअली X3 आ रहा है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। दिस इज़ द एक्चुअल एंड दिस इज़ कैलकुलेटेड। ये फार्मूला लगा कि परसेंटेज एरर इज इक्वल एक्चुअल मानी कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाई एक्चुअल मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंट हमने किस हद तक ठीक की। सो इस तरह बस ये फार्मूला ज़हन में रखने की क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एट इक्विलिब्रियम। जब हमने उसको बैलेंस कर दिया, दो वेट को लेफ्ट पे लगा के और एक को राइट पे लगा के, जब ये बैलेंस पोजीशन में है तो तब ये अप्लाई हो सकता है। ये फार्मूला अप्लाई करने को ये एक कंज्यूम कर लो कि ये नहीं हमें पता, बाकी वैल्यूज़ पुट करके तो एक X3 ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, दोनों को कंपेयर करके हमें परसेंटेज एरर पता चल जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन में कितना एरर आ रहा है।